नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2000 पीआईक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टीआरई 2.0 से पीजीटी पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और प्रश्नों की संख्या 25 के आसपास है और ये 25 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए, साथ में टीजीटी पॉलिटी के लिए। आते हैं पहले प्रश्न पे और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने बिहार स्पेशल से रिलेटेड आपके लिए शॉर्ट्स वीडियोस लाना स्टार्ट किया है। अभी तक 2 शॉर्ट्स आ चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और आपको बहुत ही कम समय में 1 मिनट के अंदर ही काफ़ी सारे प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। साथ में आपके लिए हम जीएस और करंट के क्विज भी कम्युनिटी सेक्शन में चला रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें चैनल पर जाके। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा था? यहाँ स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति ना दी जा सके। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1928 में आपको पता है कि नेहरू समिति आई थी। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है कि नेहरू समिति 1928 में आई थी और इसको 28 अगस्त 1928 को लाया गया था। और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो पृष्ठभूमि पहले समझते हैं। इससे पहले साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन से पहले 1925 में लॉर्ड बिरकनहेड थे। 1925 में लॉर्ड बिरकनहेड थे। लॉर्ड बिरकनहेड ने जो है चुनौती दी थी भारतीयों को। लॉर्ड बिरकनहेड उस समय भारत राज्य सचिव थे। इन्होंने भारतीयों को चुनौती दी थी कि आप लोग सामान्य सहमति से, यानी सभी वर्ग के जो लोग हैं, सभी वर्ग के नेता हैं भारत के, अगर सामान्य सहमति से एक संविधान बना सके तो संविधान बनाने की चुनौती दी गई थी। और उसी संविधान के मसौदे को पूरा करने के लिए नेहरू रिपोर्ट गठित की गई थी कांग्रेस द्वारा और सभी दलों द्वारा। और जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में इसका मसौदा तैयार करके इसका जवाब दिया। और इसका रिपोर्ट कब तैयार हुआ था? तो 28 अगस्त 1928। और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जो समिति का गठन हुआ था उसको नेहरू समिति कहते हैं। और इस समिति का बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछे कि इसके जो है सचिव कौन थे, तो सचिव इन्हीं के ही पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में आपको ध्यान रखना है सर अली इमाम का नाम, सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ये 5 नाम आपको ध्यान रखने नेहरू रिपोर्ट से संबंधित थे। और इन्होंने जो है जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे वो क्या क्या थे? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इससे रिलेटेड टीआरई में भी एक प्रश्न आपने देखा होगा, हमने इसको कराया भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और वह प्रश्न आपका जो है पहले पूछा गया है पीआरटी में ही, ऐसे रिलेटेड ही प्रश्न था लगभग। फिर है मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात की गई, पृथक निर्वाचन को हटाने की बात की गई और साथ में कुछ मौलिक अधिकार जोड़े गए। तो ध्यान रखिएगा ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सुझाव दिया था, मुस्लिम आरक्षण की बात की गई थी और पृथक निर्वाचन को ख़त्म करने की बात कही गई और साथ में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे इसके द्वारा। तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा जो है बताया गया कि मौलिक अधिकार ऐसे गारंटी होनी चाहिए जो जिनको किसी भी परिस्थिति में वापस ना किया जा सके, यानी जिसको कभी भी किसी परिस्थिति में छीना ना जा सके। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, गोलकनाथ केस में द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो गोलकनाथ केस, कुछ महत्वपूर्ण केस हुए हैं भारत के इतिहास में, संविधान के इतिहास में। और गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि संविधान के किसी भी मूल अधिकार को, संविधान के किसी भी मूल अधिकार को कटौती नहीं कर सकती, मूलभूत अधिकार को कटौती नहीं कर सकती, मूलभूत अधिकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और इसी के जवाब में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद के द्वारा लाया गया। और इस प्रकार जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 में आया ये। और इसके जरिए जो है संसद ने क्या पारित किया? तो संसद ने पारित किया कि संसद को जो है संविधान के मूलभूत अधिकार को किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। तो संविधान के मूल अधिकार के किसी भी भाग का, संविधान के मूल अधिकार के किसी भी भाग का जो है अब संशोधन करने का अधिकार है। जस्ट उल्टा गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मूलभूत अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से संसद ने जो है अपने को शक्ति दे दी कि हम संविधान के मूलभूत अधिकारों में चुनौती कर सकते हैं, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। और इसको फाइनली विराम लगा। जो ये एक युद्ध चल रहा था
न्यायपालिका और विधायिका के बीच में ये चला था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में यहाँ पे विराम लगा। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत, और उसमें यह बताया गया कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जैसे कि मूलभूत अधिकार हैं, तो इनको जो है संसद परिवर्तित नहीं कर सकती है इतनी आसानी से। आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न अगला, भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक की बात करें तो केंद्र स्तर पे आपको पता होगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, और आपको पता है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अगर इसी प्रकार राज्य में है तो राज्य में विधानसभा होती है, तो विधान परिषद में नहीं हो सकता, तो केवल विधानसभा में राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 198 भी है और 199 भी है। 199 अनुच्छेद में जो है परिभाषा दी गई है मनी बिल की, तो ध्यान रखिएगा धन विधेयक की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? तो भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की जो शक्ति है वो दिए गए विकल्पों में से नहीं है, क्योंकि ये संसद के पास होती है, भारत के संसद के पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि भारत की जो संसद है वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये आपको मालूम है 12 अनुसूची है। और जब भारत का संविधान बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तब कितनी अनुसूची थी? तो 8 थी। नौवां बना है। नौवां अनुसूची किससे बना? तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से। 10वां अनुसूची बना है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से। फिर 11वां अनुसूची बना है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। और 12वां भी जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। तो ये 4 अनुसूचियाँ बाद में ऐड की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल्स होती हैं, रीजनल काउंसिल्स भी बोलते हैं इनको। तो जो ये होती हैं ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदों को जो है यहाँ पे प्रदान किया गया भारत में। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें हैं। कौन कौन सी? बीच में आपका मध्य परिषद आ जाएगा, मध्य, ऊपर उत्तरी आ जाएगा, जैसे हम दिशा देखते हैं, नीचे दक्षिणी आ जाएगा, इधर पूर्वी आ जाएगा और इधर पश्चिमी आ जाएगा। ये 5 आपके जो है क्षेत्रीय परिषदें हैं भारत के मानचित्र के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो इसकी अगर हम बात करें तो सही आंसर आपका 14 और 6 है। 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इससे जुड़ा जो था वो फजल अली आयोग था, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोला जाता है। 1953 में इसको बनाया गया था और फजल अली अध्यक्ष थे। फजल अली अध्यक्ष थे। और इसके अलावा बात करें तो के.एम. पणिक्कर 3 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा तीनों का नाम, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ये 3 नाम याद रखिएगा। 3 सदस्यीय थे और अध्यक्ष थे फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू अन्य सदस्य थे। और इन्होंने जो है सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिर 1956 में जो है कानून बना और वो कानून का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम भी था 1956। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आए, चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आए 1956। इसके माध्यम से जो है भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया भाषाई आधार पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो नए राज्यों का निर्माण परिवर्तन संबंधी जो संशोधन की आवश्यकता होती है वो साधारण बहुमत के साथ में होती है, यानी 1/3। तो साधारण बहुमत के साथ में संसद जो है भारत में नए राज्यों के निर्माण कर सकती है। और इसमें जो है साधारण बहुमत के साथ में संविधान ने शक्ति दे रखी है। और एक हिसाब से देखा जाए तो भारत में जो संसद है वो राज्य को, किसी भी राज्य को छोटा बड़ा कर सकती है, 2 राज्य को मिला सकती है। उससे रिलेटेड जो है जो सारी शक्तियाँ वो संसद के पास हैं। आगे बढ़ते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से
7 होते हैं राज्यसभा से, और ये जो सभी सदस्य होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है ये नियुक्त किए जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो किसके द्वारा, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्ति की जाती है सभी की। 22 के 22 सदस्यों की तो अध्यक्ष मिला के भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही चुने जाते हैं। और ये जो है 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसके अलावा आपको प्राक्कलन कमेटी याद रखना है, पूछा गया है प्राक्कलन समिति। इसकी खासियत क्या है, एस्टीमेट्स कमेटी बोलते हैं, एस्टीमेट्स कमेटी। और यह सबसे बड़ी समिति है, संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। 30 सदस्य इसमें होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। सबसे बड़ी समिति है संसद की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है। तो आपको पता है मैकमोहन रेखा किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच, या भारत या तिब्बत भी बोल सकते हैं। और साथ में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित आपसे प्रश्न पूछता है, सभी से प्रश्न पूछता है। तो संयुक्त राष्ट्र संबंधी जितने भी प्रमुख आयोग हैं हम उनको आपका एक लिस्ट शॉर्ट्स के माध्यम से दे देंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। तो कानून का शासन, जिसको विधि का शासन बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ, तो ये आपका दिए गए विकल्प में तो नहीं है। और ये आपका कहाँ पे, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 जो है विधि का शासन, ये एक हिसाब से संविधान के मूल संरचना का भाग भी है। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। तो विधि के समक्ष समता यानी समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। तो इस प्रकार विधि का शासन कहाँ पे निहित है, तो अनुच्छेद 14 में, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में बांगड़ी गांव, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान जिले में बागड़ी गांव था। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो उद्घाटन किया था पंचायती राज व्यवस्था का, कहाँ पे, तो नागौर जिला था राजस्थान का, बागड़ी गांव में। तो बागड़ी गांव में, नागौर जिले के बागड़ी गांव में 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू किया गया और उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर राजस्थान था। तो पहले नंबर पर राजस्थान में लागू किया, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। क्लियर है। और इससे संबंधित क्या था, तो बलवंत राय मेहता समिति थी। और बलवंत राय मेहता समिति आपसे कई बार पूछा है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। और इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, और ये आई थी 1957 में। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया आपसे कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और भारत में ये पहला, कह सकते हैं पहला था जिसने जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो है सुझाव दिए थे। आगे बढ़ते हैं। फिर जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे। तो ऐसे प्रश्न आपसे प्रियॉरिटी में पूछा था, आपको याद होगा दीनदयाल उपाध्याय से पूछ लिया था। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। बाकी हम शॉर्ट्स के माध्यम से आपको एक एक करके सभी महापुरुषों को कवर कर देंगे, वहाँ से आसानी होती है, जल्दी जल्दी टॉपिक्स भी खत्म हो जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे, तो जयप्रकाश नारायण पार्टी रहित लोकतंत्र के समर्थक थे। तो ध्यान रखिएगा पार्टीलेस डेमोक्रेसी। और जयप्रकाश नारायण जी को जो है 1974 में संपूर्ण क्रांति के लिए जाना जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। बाकी डिटेल में हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कब बना था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल आपको पता कब बना था, तो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था उसके बाद। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और पहला भारत का गवर्नर जनरल ऐसा कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और इसके अलावा जो है 1833 के चार्टर अधिनियम से जो अन्य प्रेसिडेंसी थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को अधीन ले आए थे, किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के, और सभी को एक कर दिया गया था। फिर भारत के संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है, तो सबसे पहला चीज़ आप जानिए कोरम क्या होता है।
कोरम का मतलब होता है कि सबसे कम सदस्य लोकसभा में जितने पे लोकसभा चल जाए या संसद चल जाए, तो दोनों भाग के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए ये संसद के सदस्यों का 1/10 है। यानी अगर 1/10 से कम लोग आते हैं संसद में, जैसे राज्यसभा में 250 हैं, 552 है यहाँ पे, ठीक है, लोकसभा में, तो अगर 1/10 से कम हुए, कुल मिला के समझने के लिए आपको है कि अगर 1/10 से कम हुए तो जो है कोरम न पूरा होने के कारण जो स्पीकर होंगे या चेयरमैन होंगे वो जो उस सत्र को या मतलब जो उस दिन का जो रहेगा उसको नहीं कराएंगे कंडक्ट। तो इस प्रकार जो संसद का कोरम का मतलब ये होता है कि जो है संसद में कितने लोग, कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए कि उस दिन का काम चल सके। तो ये होता है 1/10 भाग, कम से कम 1/10 भाग होना चाहिए, यानी सदन की सदस्यता का 1/10 भाग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 से 52 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपको पता है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है जो राज्यों में जब इमरजेंसी लगती है, लेकिन वहाँ के लिए नाम क्या दिया गया? राष्ट्रपति शासन। फिर 360 में आपको वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें 352 के अंतर्गत, तो इस दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसमें अगर बात करें संपत्ति का अधिकार, इसको निलंबित किया जा सकता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 के अंतर्गत ये भी निलंबित किया जा सकता है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये भी निलंबित किया जा सकता है। तो आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो। ध्यान दीजिएगा कि जो है किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर है आर्टिकल 19, माफ़ कीजिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 20-21 क्या क्या है? तो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो लिख लीजिए अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अलावा अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण है और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आपसे अभी यूपीएससी में जो परसों पेपर हुआ है 16 तारीख को, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो अन्य मूलभूत अधिकार उनको निलंबित किया जा सकता है। फिर है पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था? तो याद होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी। फिर 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम आया था और पिट्स इंडिया अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये आया था 1784 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। फिर है स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादी द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है। तो ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ ही गया, हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। तो स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादी द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को हम कहाँ देख सकते हैं? तो नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट ऐसा पहला प्रयास था भारत के लिए संविधान बनाने का। वो अलग बात है कि सरकार ने उसको जो है माना नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्तियों से वंचित कर दिया? तो अभी हमने देखा था कि 1833 का जो अधिनियम था उससे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया पूरे भारत का, और मद्रास और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उनकी शक्तियों को वंचित कर दिया गया था और जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके अधीन ले आया गया बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्तियों को कानून बनाने संबंधी। फिर एक साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी। तो साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन से संबंधित आपको जो तथ्य आपको पता होना चाहिए कि 7 सदस्य थे इसमें, और अध्यक्ष इसके कौन थे? तो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा बात करें तो यह जो है 1927 में बनाया गया था। 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचा था, बम्बई पहुंचा था भारत में। तो 3 फरवरी 1928 ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने जो सुझाव दिया था अपना, उस सुझाव के अंतर्गत जो है फेडरेशन की बात की थी।
और उस फेडरेशन में अखिल भारतीय संघ कह सकते हैं। तो उस फेडरेशन में अगर बात करें तो फेडरेशन में जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उनको होना था, ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतों से मिलकर प्रिंसली स्टेट से मिलकर फेडरेशन बनना था। तो फेडरेशन की परिकल्पना की थी किसने? साइमन कमीशन ने। आगे बढ़ते हैं। फिर किसके वायसराय कॉल में दमनकारी का अधिनियम, जिसे गैगिंग एक्ट कहा जाता, बनाया गया था? तो गैगिंग एक्ट या फिर दमनकारी अधिनियम, इसको हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। और आपको पता है कि 1878 के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 के मध्य थे। फिर 1880 से 84 थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कर्जन आपको पता 1899 से 1905। तो ये आपको ध्यान रखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जिसको गैगिंग एक्ट कहा जाता है। लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया था और इसके तहत जो भारतीय समाचार पत्र थे उनको जो है काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ उन पर लगा दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि निम्न में से 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये सब प्रश्न आपने पहले भी देखे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, यहाँ पे पॉलिटी में पूछा गया है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी और इसकी स्थापना की थी NM जोशी ने। तो याद रखिएगा नाम, NM जोशी ने की थी। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। और अगर आपसे पूछे कि महासचिव कौन थे पहले अधिवेशन के 1920 में, तो पहले अधिवेशन के कांग्रेस के जो है इस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी और महासचिव थे दीवान चमन लाल। आगे बढ़ते हैं। संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक निश्चित व्यवस्था है? तो संसदीय सर्वोच्चता की बात करते हैं तो संसदीय सर्वोच्चता का मतलब होता है कि संसद जो कानून बनाएगी वो सर्वमान्य होगा, वो संविधान से भी ज़्यादा मान्य होगा। तो संसदीय सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में है। और यही फ़र्क जो है भारत और जो है इंग्लैंड के या UK के संविधान व्यवस्था में है। भारत में क्या है? संवैधानिक सर्वोच्चता है। समझ लीजिए, संवैधानिक सर्वोच्चता का क्या मतलब होता है कि जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, जो भारत का संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है। संसद चाह के भी जो है जो संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता। संविधान के जो मूल ढांचे का सिद्धांत जो है बताया गया है, मूल ढांचे के अनुरूप चलना पड़ेगा। इसके अलावा संविधान ने तमाम प्रकार की जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लिमिटेशंस रखी हैं संसद पे। तो संसद को उन दायरों में रहकर ही काम करना पड़ेगा और यही होती है संवैधानिक सर्वोच्चता जो भारत में है। और संसदीय सर्वोच्चता कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। और यही बहुत बड़ा फ़र्क है जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत की और UK की, यूनाइटेड किंगडम की। अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? तो सत्याग्रह के बारे में आप जानते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। पीड़ा सहने की अनंत क्षमता भी बोलते हैं गांधी जी, होना चाहिए। तो आपका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? तो बात करें तो यहाँ पे स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है? जिसको जो है लागू करना हो तो करें, ना लागू करना हो तो ना करें। बाध्यकारी नहीं है, तो इसका मतलब है स्वैच्छिक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं मैंडेटरी ये होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण ये होना चाहिए। ये सब प्रावधान जो है ये होना चाहिए। तो स्वैच्छिक कौन सा है? तो स्वैच्छिक है पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण जैसी भी व्यवस्था देना चाहे तो दें और ना देना चाहे तो नहीं दें, जैसी भी वहाँ पर ज़रूरत हो तो जगह के हिसाब से। तो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वो स्वैच्छिक प्रावधान है, ठीक है। तो स्वैच्छिक को दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। और जो ये आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, 33% आरक्षण, ये मैंडेटरी है, ये देना ही पड़ेगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये पारित हुआ था 1992 में और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। और 24 अप्रैल को इसीलिए हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। और आपको यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना है। तथ्य यह है, आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो था
और 74वां संविधान संशोधन भी था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह किस समिति की अनुशंसा पे जो है सरकार ने इसको लाया था? तो ध्यान रखिएगा, एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। फिर से सुनिएगा, संवैधानिक संस्थाओं को, पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। और इसी सिफारिश को मानते हुए सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाए थे 1992 में। तो एल एम सिंघवी समिति याद रखिएगा। इसके अलावा हमने बात किया था 1957 में जो आई थी समिति, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और इसके अलावा 1977 में एक समिति आई थी, आप कमेंट करके उसका नाम बताइए कि उस समिति का क्या नाम था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो पूरा होता है। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी जो क्लासेस हैं आप ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ों से आपको पूरा करना है। जो आपकी प्लेलिस्ट बताई गई हैं 2000 PIQs की प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दिया जाएगा। साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग सब कुछ है। हम यहाँ भी ग्रुप में भी मतलब इस लिंक में भी डाल देंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से भी वहाँ देख सकते हैं। वहाँ से आप हमसे बात भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके, DM करके, ग्रुप में ज्वाइन होकर। और साथ में क्विज हम करा रहे हैं कम्युनिटी सेक्शन में। क्विज आपको जो है कैसे देखना है, तो क्विज के लिए आपको चैनल पे जाइए। चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन होता है। कम्युनिटी सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको लगभग 60 से 70 प्रश्न आज के डेट में मिल जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सफलता में योगदान जरूर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शॉर्ट्स वीडियो को आपको देखना मैंडेटरी है। उन शॉर्ट्स वीडियो को देखते हुए आप 1 मिनट के अंदर, ऐसे ही जब आपका पढ़ने का मन हो, जैसे भी हो, आप 1 मिनट के अंदर उनको तैयार कर लेंगे। बाद में लास्ट में एक साथ में आप रिवीजन भी कर पाएंगे। एक साथ में देखते हुए सब आपको रिवाइज भी हो जाएगा बिहार स्पेशल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में ये भी बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।